हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे जो कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए यूज हो। एमसीक्यू को हल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं एमसीक्यू को। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ऑप्शन है भारत, चीन, रूस और कजाकिस्तान। तो आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। जब भी आप आंसर कमेंट में देते हो तो आप लोगों को याद रह वही आंसर जो याद रह जाता है, इसलिए कमेंट में आंसर को देते चलिएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे बिगनर्स हो या कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ तो फटाफट आप आंसर कमेंट में लिखते चलना। ओके, तो सबसे बड़ा देश है रूस। रूस देश जो है एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो चलिए रूस के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। रूस की कैपिटल कौन सी है। रूस की कैपिटल जो है मॉस्को, जो रूस की कैपिटल है। और रशिया हैज अ बाउंड्रीज विथ 14 कंट्रीज। ओके, रशिया कितनी कंट्रीज को बाउंड्री सजा करता है। रशिया देश 14 देश की जो बाउंड्री है, या नेबर कंट्रीज बोल सकते हैं एशिया देश की। 14 जो है कंट्री है, नेबर कंट्री एशिया की। तो मैप में देख लेते हैं थोड़ा रूस की जो कंट्रियाँ कौन कौन सी है। जितनी वो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर उतनी को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पोलैंड है, और यहाँ पर कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, और यहाँ पर देखिए कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया। मैंने वीडियो में बताया था, वहाँ पर आप जा सककर देख सकते हैं वीडियो को। यहाँ पर कोरिया देखो, इतनी सी बाउंड्री को सजा करता है रूस से कोरिया। ओके, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कोरिया भी है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों भी यहाँ पर आता है। सॉरी, नॉर्थ कोरिया। ओके, कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों ही आ गए, लेकिन कोरिया भी इससे बाउंड्री सजा करता है। और यहाँ पर जो कैस्पियन सागर है, ओके, इस अजरबैजान, और इतनी यहाँ पर दिख नहीं रहे, कुछ देश यहाँ पर है वो देश नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देश की जो लिस्ट लेकर आ गई हूँ। जैसे पोलैंड है, ओके, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लैटविया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीना, मंगोलिया, कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी आएगा उसी में ही, नॉर्थ कोरिया, और लिथुआनिया। देखो इतनी 14 कंट्री को ये बाउंड्री साझा करता है रूस। ओके, सो इसके बारे में हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। सो एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश कौन सा आता है। सो ऑप्शन है यहाँ पर मालदीव, सिंगापुर, भूटान और श्रीलंका। कौन सा देश होगा, कमेंट में जरूर लिखना। ओके, सो सबसे छोटा देश है मालदीव। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, जब भी अब आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में उसको लिख देना है। ओके, ये लॉन्ग टाइम तक आप लोगों को याद रह जाता है, इसलिए कमेंट में लिखते चलिएगा। तो मालदीव एक आइलैंड है, ये सबसे छोटा देश है एशिया महाद्वीप में। तो देख लेते हैं एशिया महाद्वीप में यहाँ पर कई सारे देशों को दिया हुआ है, और इस स्लाइड को मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगी, आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ओके, आप जो भी देख रहे हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जितने चाहे देश यहाँ पर है, ये यहाँ पर दक्षिण में, ओके, दक्षिण हमारे भारत के दक्षिण में, दक्षिण दिशा में आता है मालदीव। एक छोटा सा एक आइलैंड है। ओके, मालदीव की जो कैपिटल कौन सी है, माले। माले जो है क्या मालदीव की कैपिटल है। जो ये दक्षिण मतलब दक्षिण एशिया में आने वाला एक देश है। दक्षिण एशिया में, एशिया के दक्षिण में आने वाला एक देश है छोटा सा मालदीव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत, यानी कि एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 और माउंट फ्यूजी। ओके, कौन सा है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 और माउंट फ्यूजी। तो सही आंसर क्या है इसमें, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत श्रृंखला को पूरे वर्ल्ड में ही सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माना जाता है, माउंट एवरेस्ट श्रृंखला को। ओके, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर
नंगा पर्वत से, नंगा हिल्स से शुरू होता है, नंगा हिल्स से इस श्रृंखला की शुरुआत होती है और एंड होता है कहाँ पर, नामचा बरवा तक। नामचा बरवा तक कहा जाता है कि नामचा बरवा जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर छोटे छोटे पर्वत मिलते हैं। नामचा बरवा एक हिल है जो नॉर्थ ईस्ट में, वहां तक हिमाचल पर्वत की श्रृंखला फैली हुई है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। ओके, सो इसकी अत्यंत ऊंची चोटी बोलते हैं ना, अत्यंत मतलब पीक। ओके, पीक बोलते हैं। अत्यंत ऊंची चोटी कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्सों को बे ऑफ बंगाल में भी देखने को मिलता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में, और अराकोमा यहाँ पर देखने को मिलता है। अराकोमा के जो भी श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है इस द्वीप में, इसी श्रृंखला का ही हिस्सा है ये। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जानते हैं नेपाल में। ओके, माउंट एवरेस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यानी कि नवीन वलित पर्वत। यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशियन प्लेन्स की विभाजन करता है। यह नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है और इसे यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलते हैं। यही कारण है इसको यंगेस्ट माउंटेन कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, बे ऑफ बंगाल में भी ये फैला हुआ है, लेकिन इसी का ही भाग है। सो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। एशिया का कौन सा देश पूरी तरह से द्वीपों से बना है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, जैसे इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, मलेशिया। ओके, कौन सा देश है? सो जापान जो है पूरी तरह से द्वीपों से बना हुआ देश है। जापान जो है यहाँ पर ईस्ट एशिया में आने वाला देश है। जापान पूरी तरह से द्वीपों से बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं जापान देश है। जापान पूरी तरह से द्वीपों से बना हुआ एक देश है। जापान ये ईस्ट एशिया में आने वाला देश है। एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र को उपजाऊ अर्धचंद्र कहा जाता है? उपजाऊ अर्धचंद्र मतलब जो क्षेत्र पूरी तरह से उपजाऊ नहीं होते उनको अर्धचंद्र बोला जाता है। अर्धचंद्र मतलब जो एक क्षेत्र में हाफ क्षेत्र को उपजाऊ बनाया जाता है। हाफ क्षेत्र जो है जो एक डेजर्ट के रूप में रहते हैं, उनको अर्धचंद्र कहा जाता है। कौन सा देश है या कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पर एक क्षेत्र है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में ऐसे कोई देश क्षेत्र देखने को मिलते हैं क्या? और मध्य एशिया और पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया ये तो बहुत ही उपजाऊ है ना, ये तो बहुत ही उपजाऊ। यहाँ पर जो रेनफॉल भी अत्यधिक होती है दक्षिण पूर्व एशिया में। और मध्य एशिया ये भी उपजाऊ है, मध्य पूर्व एशिया भी उपजाऊ है। और पश्चिम एशिया जो है यहाँ पर काफ़ी डेजर्ट देखने को मिलते हैं। हम लोगों को काफ़ी डेजर्ट देखने को मिलते हैं पश्चिम एशिया में। ओके, तो आंसर कौन सा है? पश्चिम एशिया। सो 6th क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का ओके, वर्ल्ड में नहीं बोला, एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान मतलब डेजर्ट जो लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है जो एशिया में? सो पहला है क्वेश्चन, ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑप्शन है गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, काराकुम रेगिस्तान और अरब रेगिस्तान। गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट और अरब डेजर्ट, कौन सा यहाँ पर लार्जेस्ट डेजर्ट है? आंसर है गोबी डेजर्ट। यहाँ गोबी डेजर्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने वीडियो में बताया है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। ओके, गोबी डेजर्ट यहाँ पर आता है। देखो यहाँ पर लोकेटेड है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट के ठीक वेस्ट में आता है टकलामकान डेजर्ट। ओके, टकलामकान डेजर्ट गोबी डेजर्ट के ठीक वेस्ट में आता है। वही जो गोबी डेजर्ट के
साउथ में जो तिब्बत का पठार देखने को मिलता है, ओके, लोकेटेड है तिब्बत का पठार, नगर टिबेटियन प्लेटू कहते हैं इसको। ये जो है जो हमारी जो एशिया की छत या भारत का जो दक्षिण एशिया का छत मानते हैं इसको, तिबेटियन प्लेटू को दक्षिण एशिया का छत कहा जाता है, ओके। ये यहाँ पर लोकेटेड है। और ये जो है गंगा रिवर का जो बेसिन है यहाँ पर देखने को मिलता है। माउंटेन्स के उत्तर में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है और दक्षिण में गंगा रिवर फ्लो करती है, ओके। दोनों एक साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में ये अपना मुहाना बनाती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। तो ये दोनों रिवरें बे ऑफ बंगाल में पानी गिराती है और यूरोप और ये एशिया का विभाजन करता है। यूराल माउंटेन पर्वत श्रृंखला यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट का विभाजन को दर्शाता है। यहाँ पर देखने को मिलता है यूराल माउंटेन के ठीक वेस्ट में ओल्गा रिवर बहती है, फ्लो करती है ओल्गा रिवर। और यूराल माउंटेन के ठीक ईस्ट में जो है ओब रिवर जो है फ्लो करती है। ओब रिवर ओल्गा जो यूराल माउंटेन के ठीक ईस्ट में फ्लो करती है। इसको याद रखने की कोशिश करें। ये जो है साइबेरियन एरिया है, यहाँ पर साइबेरियन रीजन बोलते हैं इसको, रशिया में साइबेरियन रीजन। सो आप कभी कभी देखते हैं ना, जो यहाँ की जो काफ़ी जो पक्षियाँ हैं वहाँ पर माइग्रेट होकर आती है भारत में, जो साइबेरियन प्लेस या क्षेत्र कहते हैं इसको। और यहाँ पर बैकाल झील, ये अत्यंत गहरी झील है बैकाल झील, और यह मीठे पानी की झील बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में अत्यंत गहरी झील बोलते हैं इसको बैकाल झील। और यहाँ पर जो है कैस्पियन सागर, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। और कैस्पियन सागर देखते हैं यहाँ पर, ये 5 देशों को कवर करता है, 5 देशों की बॉर्डर को सजा करता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के ठीक वेस्ट में आता है कैकेसस माउंटेन। आप इसको ओवरऑल इसको याद रखने की कोशिश करें, क्यों सब कुछ पॉइंटों में लिखते बैठना इतना टाइम नहीं रहता है सबके पास। तो फिर जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं वे पहले जियोग्राफी को कवर कर ले, पहले जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसको कवर कर ले। उसके बाद में जो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जो है सब्जेक्ट है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, ओके, ये सब्जेक्ट भी उसको भी कवर कर ले, क्योंकि इसका भी काफ़ी कुछ टॉपिक है, ये ज्योग्राफी में आ जाता है। तो ये दोनों ही ओवरलैप करते हैं सब्जेक्ट, ये दोनों जो है ओवरलैप करते हैं सब्जेक्ट, इसलिए इन दोनों को पहले कवर कर लेना है। उसके बाद में कोई भी टॉपिक आप शुरू कर सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ने से थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेसेस रहते हैं, काफ़ी कुछ लेक रहते हैं, काफ़ी कुछ सी को पढ़ना पड़ता है, काफ़ी उस रिवरों के बारे में पढ़ना होता है, और उन्हीं के जो रीजन्स के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स में भी टॉपिक मिलते हैं। तो यहाँ से इन पढ़ने में थोड़ा सा रुचि आती है बच्चों को। दोनों सब्जेक्टों को कवर करने के बाद, मतलब इनके साथ साथ में ऑप्शनल पेपर का भी आप लोगों को स्टार्ट कर लेना है। ऑप्शनल जो भी ऑप्शनल हो, आप कोई लिटरेचर ले रहे हो या आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, उन सब्जेक्टों को भी इसके साथ में ही उसको कवर कर लेना है। मतलब इस तीनों सब्जेक्टों को कवर हो गया है ना। सो मानो आप 2 महीने टाइम ले रहे हो, 2 मंथ्स का एक टाइम ले रहे हो, 2 मंथ्स का, ओके, 2 मंथ्स का आप टाइम ले रहे हो। 2 मंथ्स में 3 सब्जेक्ट को कवर कर लेना है। जैसे जियोग्राफी आप पढ़ते हैं, उसके साथ में इकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसी में से कई सारे आप करंट अफेयर्स को भी सॉल्व करते चलते हैं जियोग्राफी के थ्रू। और एक हो गया ऑप्शनल आप कोई भी चूज कर सकते हो, उसके साथ आपको इंटरेस्ट हो, जो आपको इंटरेस्ट हो ऑप्शनल में। जैसे ज्योग्राफी आपको इंटरेस्ट है तो ज्योग्राफी ही लेना है, ऑप्शनल में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका इंटरेस्ट नहीं है उसे पढ़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है, उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, उन सब्जेक्टों को आप ऑप्शनल मत लो। जो इंटरेस्ट है पढ़ने में और उसके बारे में लिखते हुए, ओके। राइटिंग में भी आप लोगों को रुचि होना चाहिए, राइटिंग में भी, ओके। उसका क्वेश्चन दिख गया या उसके बारे में कुछ लिखना है तो उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए। वैसा सब्जेक्ट को चुनो, उस सब्जेक्ट को, ओके। कोई भी आप
लिटरेचर भी ले सकते हो, जो हिंदी लिटरेचर और अलग अलग भाषा की जो 22 भाषा है हमारे देश में, उस सब भाषाओं को भी आप लिटरेचर लिख सकते हो। कोई भी लिटरेचर हो आप लोगों को, जो मैं मानती हूँ कि मैं सजेशन करूँगी लिटरेचर। कुछ टॉपर्स आए थे सिर्फ लिटरेचर में टॉप बनाए हुए, जब जो पहले के, उसके बाद में कुछ जो उसके बाद में बच्चे जीएस के पेपर को बहुत सारे लेने लगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 ही सब्जेक्टों को पहले आप जान लो, पढ़ लो। ओके, उसमें से कौन सा थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखना है उनको, उनके दो 3-4 ऐसे टॉपिक को पढ़ के देखना है। किस सब्जेक्ट में आपको रुचि आ रही है, मतलब आपको इंटरेस्ट हो रहा है पढ़ने में, उसको आप ऑप्शनल बना सकते हो। मतलब एक जीएस के भी मतलब एक जीएस के लिए भी कवर हो जाएगा और एक ऑप्शनल भी उसी में ही कवर हो जाएगा, तो दोनों का एक ही सब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो यही अच्छा रहेगा। जब बच्चे क्या करते हैं जीएस में पढ़ते हैं और अलग से कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब लिटरेचर होगा अलग सब्जेक्ट को लेते हैं, जियोलॉजी, फिलोसॉफी, ऐसे अलग सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को बारे में आप जानते हो, बहुत सारे पहले जानते हो उस सब्जेक्ट के बारे में, उसको अंडरस्टैंड है उस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को, तो उस सब्जेक्ट को लेना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन उस सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ नहीं जानते, उसको किसी के बहकाव में आकर या कोई दोस्त ले रहा है तो मैं भी ले लूँ, ऐसा करके मत लो, तो वो नहीं चलेगा। मतलब वो स्कोर नहीं, रैंक नहीं दे पाएगा वो सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए, स्पेशली ऑप्शनल के लिए बोल रही हूँ मैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, कौन सी एशियाई नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी कहते हैं? लंबी नदी और बड़ी नदी में दोनों में डिफरेंस है, लंबी नदी और बड़ी नदी। सो इंडिया में जो है सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी कमेंट में बोलो। इंडिया में, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओके, क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी इंडिया में, भारत में कौन सी है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इन दोनों को आप कमेंट में बोलना है, इन दोनों, यांगची, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेकॉन्ग। सो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये दोनों क्या है, इंडिया में आती है ये दोनों नदियां। तो चलिए जानते हैं मेकॉन्ग रिवर के बारे में। मेकॉन्ग रिवर किन किन देशों से होकर फ्लो करती है? जैसे चीना, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ओके, इन 4 देशों से होकर बहती है मेकॉन्ग रिवर। और मेकॉन्ग रिवर जो है साउथ चीना सी में जाकर फ्लो होती है। ओके, साउथ चीना सी में इसका पानी गिराती है मेकॉन्ग रिवर। और रिवर यांगची जो है ये सिर्फ चीना में बहती है, और ये जो ओरिजिन होती है टिबेटन प्लेटू से और एंड होती है ईस्ट चीन सी में। ओके, और रिवर गंगा जो है 2 कंट्री में, 2 देशों से होकर फ्लो करती है, 2 देशों में बहती है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश। ओके, और इसका बेसिन बनाती है नेपाल, तिब्बत यानी कि चाइना और बांग्लादेश। और तीन देशों में, मतलब 3 देशों से होकर ये बेसिन बनाती है गंगा, 3 देशों से बेसिन। ओके, बेसिन का मतलब होता है कि नदियों का बहना अलग है और बेसिन अलग है। बेसिन का मतलब होता है कि मानो ये गंगा रिवर है, इनकी कई सारे ट्रिब्यूटरियाँ है, गंगा रिवर में आकर कई सारे ट्रिब्यूटरियाँ मिलती है, जैसे कई सारी सहायक नदियाँ आकर मिलती है। ये सहायक नदियाँ कई सारे देशों से हो सकती है, जैसे नेपाल भी हो सकता है, चीना भी हो सकता है, जैसे गंडक, कोसी नदियाँ, ये तिबेटियन प्लेटू से निकलती है कई सारे नदियाँ, ये आकर कई सारे देशों में होकर गंगा में आकर मिलती है। इन जो प्लेस है, ये जो रीजन है, इसको क्या कहते हैं, बेसिन कहा जाता है, गंगा बेसिन। ओके, इन सारी नदियों का जो बहुत सारा पानी जो है वो पानी इस नदियों से, इन ट्रिब्यूटरियों से निकलता हुआ बहुत सारा पानी आगे जाकर बहुत बड़ी नदी बन जाती है, वही गंगा नदी कहते हैं इसको। गंगा नदी आगे बहुत बड़ी नदी होती है। ओके, आगे जाकर गंगा नदी होती है। और ये जो भागीरथी और अलकनंदा जो है, भागीरथी और अलकनंदा, इन 2 नदियों का एक धारा है, इन धारा से मिलता है, इन धारा से ही आगे चलकर गंगा बनती है, गंगा नदी। इन 2 धाराओं से, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा बनने से पहले ये नदी, एक जो है धारा भागीरथी है और एक धारा जो है अलकनंदा। इन दोनों नदियों का जो धारा है, ये धारा आके मिलती है कौन से प्लेस में? इस प्लेस को एक नाम दिया जाता है देवप्रयाग।
देवप्रयाग में आकर ये दो धाराएं मिलती है और इससे ये इस देवप्रयाग से आगे गंगा होकर आगे चलती है। ओके, आगे जो गंगा होकर आगे ये फ्लो होती है गंगा रिवर और आगे यमुना के जाकर मिलती है यमुना, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से एक यमुना रिवर आकर मिलती है। गंगा को लेफ्ट साइड से यमुना रिवर आकर मिलती है। इस प्लेस को क्या कहा जाता है? जो गंगा और यमुना का जो एक जो जॉइनिंग प्लेस है, गंगा और यमुना नदी का एक जो जंक्शन है, इस प्लेस को क्या कहा जाता है? उस प्लेस का नाम कमेंट में लिखना है आप लोगों को। यमुना नदी गंगा नदी से आकर मिलती है, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ओके, ये नदी का जो इसको बोलते हैं बेसिन, ये देखो ये गंगा नदी है। ओके, गंगा नदी यहाँ से कई सारे नदियों को लेकर, कई सारे नदियों का पानियों को लेकर यहाँ बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है गंगा नदी। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा, ये मानस सरोवर से निकलते ब्रह्मपुत्रा यहाँ से, ओके, यहाँ पर आकर गंगा से मिल जाती है। और यहाँ पर कई सारी नदियाँ जैसे गोमती, घाघरा, ओके, गंडक नदी और यमुना नदी यहाँ पर आकर मिलते, ओके, सोन नदी। इन सभी नदियों का जो ये प्लेस है, रीजन है, इसको क्या कहते हैं? बेसिन कहा जाता है। इसी को बेसिन, ओके, गंगा का बेसिन कहते हैं, बेसिन ऑफ गंगा कहते हैं इस प्लेस को। ओके, यहाँ पर देखो और एक नदी बहती है, सिंधु नाम देते हैं उसको, सिंधु नदी। यहाँ पर और एक नदी है, ये भी तिबेटियन प्लेटू से ही निकलती है और इनका भी कई सारी उपनदियाँ भी है, कई सारे सहायक नदियाँ बहती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सतलज, कई सारे सतलज जैसी कई सारी नदियाँ बहती है। ये इसका सिंधु नदी का बेसिन है, ये रीजन है, ये सिंधु नदी का बेसिन है। ओके, 8वां क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? ये सबको पता होगा, है ना? तो चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, ये तो आंसर सबको पता ही होगा। जापान को सूर्योदय का भूमि कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एशिया का कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? एशिया का कौन सा देश, मतलब वर्ल्ड में ही है, आप लोग जानते ही होंगे एशिया का कौन सा देश है? भारत, चीन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। कौन सा देश है? आंसर है चीन। चीन जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन यहाँ पर जो यूएन की रिपोर्ट आई थी अभी, जो 2024 में यूएन की जो पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत को नंबर 1 पे कहा गया है। पॉपुलेशन के हिसाब से भारत को नंबर 1 कहा गया है, नंबर 1 प्लेस पे भारत आ गया है। कैसे? क्योंकि जो चीन का जो पॉपुलेशन है वो 1.42 है, 1.42 करोड़ है। ओके, 1.42 करोड़ बताया है इस रिपोर्ट में। और भारत का जो पॉपुलेशन है 1.45 करोड़ बुलाया गया है, 1.45 करोड़ बुलाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर 1 हो गया? तो भारत आ गया ना, नंबर 1 प्लेस पर तो पॉपुलेशन में भारत ही आ गया है यूएन के जो पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से। देखो प्रोस्पेक्ट से रिपोर्ट से 145 करोड़ में आ गया है भारत, जो 2024 के यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से। 10वां क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है? एशिया का किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है? इराक, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, इन सभी में जो तेल का भंडार है, लेकिन सबसे बड़ा तेल भंडार किस देश में है? सबसे बड़ा तेल भंडार जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे बड़ा तेल भंडार है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सऊदी अरब। ओके, सऊदी अरब यहाँ पर तो सबसे बड़ा तेल भंडार देखने को मिलता है सऊदी अरब में। तो आज हम लोगों ने इतनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखा जो एशिया महाद्वीप के बारे में, और भी एशिया महाद्वीप के बारे में काफ़ी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए आप सभी को
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।